आपको लिए बिना यहाँ से 1 इंच भी नहीं जाऊंगा। माँ, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ये मेरी जिद नहीं, मेरा हक है और आज मैं अपना हक लेकर ही जाऊंगा। बैठक में गूंजती उसकी भारी मगर कांपती आवाज बिल्कुल अजनबी थी, लेकिन उसमें दर्द भी था और अपनापन भी, जिसने बाहर से आती लड़की के कदम दहलीज पर ही रोक दिए। बेटा, क्यों जिद कर रहे हो? तुम जानते हो उस हवेली के दरवाजे मुझ पर 10 साल पहले ही बंद हो चुके थे। मैं वहां वापस नहीं जा सकती। यह आवाज यकीनन रोशनी जी की थी, जिनके स्वर में बेबसी और दुख साफ बह रहा था। आपकी नाराजगी बाबूलाल जी से है और मैं यहाँ उनकी तरफ से नहीं बल्कि अपने लिए आया हूँ। एक बेटे की हैसियत से आया हूँ जो 10 साल तक अपनी माँ की ममता के लिए तरसता रहा है। गेट से अंदर आते ही समिता ने जैसे ही पोर्च में कदम रखा, वहां खड़ी चमचमाती काले रंग की लग्जरी कार देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वह अभी कॉलेज से लौटी थी और घर पर इतनी महंगी गाड़ी देखकर वहीं ठिठक गई। उसके दिमाग में ढेरों सवाल उठ खड़े हुए। पापा और माँ तो बाहर गए थे, फिर यह शाही गाड़ी किसकी थी? संगीता आंटी, बाहर यह गाड़ी किसकी खड़ी है? समिता ने आंखों से चश्मा उतारते हुए पास से गुजरती नौकरानी को रोका। संगीता जी के चेहरे का रंग उड़ गया। जी बिटिया, अंदर रोशनी जी के मेहमान आए हैं। बल्कि वो तो कह रहे थे कि वो रोशनी जी के बेटे हैं। यह सुनकर समिता को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। आंटी का बेटा? यह तुम क्या कह रही हो? उनका बेटा कहाँ से आ गया? उसने हैरानी से गाड़ी की ओर देखा। उसे पता था कि रोशनी जी ने अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था, तो आज अतीत का कौन सा पन्ना खुल गया था? पता नहीं बिटिया, वो अंदर बहुत गुस्से में लग रहे हैं। संगीता जी तो रसोई की ओर चली गईं, लेकिन समिता की जिज्ञासा उसे अंदर खींच लाई। वह तेज कदमों से चलती हुई बैठक के दरवाजे तक पहुंची, जहां से वही भारी आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर का नजारा देखकर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। सामने सोफे पर रोशनी जी बैठी थी, जिनका चेहरा आंसुओं से भीगा था और उनके पैरों के पास कालीन पर एक बेहद सजीला और प्रभावशाली नौजवान बैठा था। उसका लंबा कद, महंगे कपड़े, सलीके से सजे बाल और व्यक्तित्व बता रहे थे कि वह कोई साधारण इंसान नहीं। 25-26 साल के उस युवक के चेहरे पर गहरी गंभीरता और आंखों में नमी थी। मैंने कहा ना विशाल, यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे भाई साहब आ गए तो तमाशा बन जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर का सुकून खत्म हो। रोशनी जी ने कांपती आवाज में समझाने की कोशिश की और उसके हाथ अपने पैरों से हटाने चाहे। मुझे किसी की परवाह नहीं है माँ। मैं विदेश में अपनी पढ़ाई और कारोबार छोड़कर सिर्फ आपके लिए आया हूँ। चाचा जी ने मुझे सब सच बता दिया। आप अपनी मर्जी से हमें छोड़कर नहीं आई थी। हालात ने आपको मजबूर किया था। पापा ने आपको जाने से रोका नहीं और फिर कभी उन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की। यह कहते हुए विशाल ने रोशनी जी का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी पकड़ में दर्द भी था, गुस्सा भी और बरसों का दबा हुआ प्यार भी। ऐसा जुनून जो बरसों की दूरी के बाद जगा था, कमरे की हवा तक भारी कर रहा था। समिता यह सब देखकर गुस्से से भर उठी। यह अजनबी आदमी उसकी आंटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। 21 साल की बेखौफ और साफ बोलने वाली समिता से यह दृश्य देखा नहीं गया। उसने कंधे पर टंगा बैग ठीक किया और तेज कदमों से आगे बढ़ी। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी मिस्टर, यह क्या बदतमीजी है? और आप होते कौन हैं जो मेरी आंटी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? उसकी तेज आवाज कमरे में गूंजी तो विशाल चौंक कर मुड़ा। उसकी गहरी आंखें सीधे समिता से टकराईं। एक पल को समिता को सच में लगा जैसे वक्त थम गया हो। वह आदमी बेहद आकर्षक था, मगर उसके तेवर उतने ही खतरनाक थे। तुम कौन हो और हमारे मामले में दखल देने वाली तुम होती कौन हो? विशाल ने भौंवे चढ़ाते हुए कहा और खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसका लंबा कद समिता पर हावी हो गया। उसे बात करने के लिए गर्दन उठानी पड़ी। मैं इस घर की बेटी समिता हूँ और ये
मेरी आंटी हैं जिन्हें आप जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। बेहतर होगा अपनी यह महंगी गाड़ी उठाइए और जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते लौट जाइए। समिता ने उंगली से दरवाजे की ओर इशारा किया। उसके लहजे में घर की मालकिन होने का साफ रौब था। विशाल के होठों पर हल्की तंज भरी मुस्कान आई। उसने एक नजर रोशनी जी पर डाली, फिर समिता की तरफ मुड़ा। यह तुम्हारी आंटी बाद में, पहले मेरी माँ है, समझी? और माँ बेटे के बीच बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज में ऐसी कड़क थी कि एक पल को समिता भी सिहर गई, मगर वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। ओह प्लीज, ये मेरी आंटी हैं, 10 साल से हमारे साथ रह रही हैं। तब आप कहाँ थे? तब याद नहीं आई माँ? आज अचानक ममता जाग गई। समिता ने तीखा जवाब दिया। उसे साफ याद था, जब वह 12 साल की थी तब रोशनी जी आंसू भरी आंखों से उनके घर आई थीं। समिता के पापा विशाल के पापा बाबूलाल जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और रश्मि जी की वह बहुत इज्जत करते थे। जब रश्मि जी घर छोड़कर आई तो उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। तब समिता के पिता ने उनकी मदद की और बाबूलाल जी से उन्होंने अपनी दोस्ती भी कम कर दी, क्योंकि जब उन्होंने बाबूलाल जी को समझाया और रश्मि जी से बात करने को कहा तो घमंड में बाबूलाल जी ने उन्हें इनकार कर दिया और तभी से उनकी दोस्ती में दूरी आ गई थी। रश्मि जी आई तो समिता से उनका काफी लगाव हो गया, तो समिता उन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। तुम्हें मेरे और मेरी माँ के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। अपनी जुबान संभालो और खबरदार जो मेरी माँ को बहकाने की कोशिश की। विशाल गुस्से में आगे बढ़ा तो रोशनी जी घबराकर बीच में आ गई। बस करो विशाल, यह समिता है, तुम्हारे अंकल की बेटी। ये मासूम है, इससे उलझने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बेटे के सीने पर हाथ रखकर उसे रोका। उनकी सांस तेज चल रही थी। विशाल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह मासूम सी लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। मासूम नहीं है मम्मा, जुबान देखिए, इसकी कैंची की तरह चल रही है। इसे बताइए कि मैं आपका बेटा हूँ और मेरा आप पर पूरा हक है। उसने सख्त निगाहों से समिता को देखा। समिता भी तनकर खड़ी रही। हक जताने के लिए रिश्ते निभाने पड़ते हैं मिस्टर विशाल, सिर्फ जन्म लेने से हक नहीं मिल जाता। आंटी कहीं नहीं जाएंगी। उसके शब्द साफ, ठोस और अड़िग थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ 3 धड़कते दिलों की आवाज जैसे सुनाई दे रही थी। ये यहीं रहेंगी मेरे पास, समिता ने साफ शब्दों में कह दिया और आंटी रोशनी जी का बाजू पकड़ लिया, जैसे किसी को छीनकर अपने पास सुरक्षित कर रही हो। विशाल की आंखों में चेतावनी चमकी। देखो समिता, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं अभी तक तहजीब से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर अपनी जिद पर आ गया ना तो पूरे घर को सिर पर उठा लूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर भीतर दबा तूफान साफ महसूस हो रहा था। उसकी शख्सियत का दबदबा ऐसा था कि आम इंसान घबरा जाए, पर समिता भी अजीत जी की जिद्दी और लाडली बेटी थी। धमकियां किसी और को दीजिएगा, समझे आप? और वैसे भी पापा घर पर नहीं है। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। जब बड़े लोग होंगे तब बात कर लेना। समिता ने उसे बाहर निकालने का नया तर्क दे डाला। रोशनी जी घबराकर बोली, हाँ विशाल, समिता ठीक कह रही है। भाई साहब और भाभी जी घर पर नहीं है। तुम जाओ बेटा, प्लीज मेरी मजबूरी समझो। मैं नहीं चाहती पुरानी बातें फिर से खुलें। उनकी आवाज भर्रा गई। सामने उनका जवान बेटा खड़ा था, जिसे आखिरी बार उन्होंने 15 साल की उम्र में देखा था, और आज वह 25 साल का समझदार मजबूत इंसान बन चुका था। दिल चाहता था उसे गले लगा ले, पर बीते घाव और पति की नाराजगी दीवार बनकर खड़ी थी। विशाल हल्की हंसी के साथ बोला, माँ, आपको सच में लगता है कि मैं आपके कहने पर चला जाऊंगा? मैंने कहा ना, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह आराम से सोफे पर बैठ गया और टांग पर टांग चढ़ा ली, जैसे घर उसी का हो। समिता झुलझुला उठी। आप फिर बैठ क्यों गए? सुनाई नहीं देता क्या? विशाल ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी करते हुए कहा।
तुम मुझे चाय दोगी या मुझे खुद रसोई में जाकर बनानी पड़ेगी? उसका लहजा आदेश देने वाला था, जैसे वह घर का पुराना मालिक हो। समिता का मुंह हैरानी से खुल गया। आपका दिमाग ठीक है? मैं और आपके लिए चाय बनाऊं? सवाल ही नहीं उठता। वह पैर पटकती हुई रोशनी जी की तरफ मुड़ी। आंटी, इसे कहिए यहाँ से जाए। अगर पापा आ गए तो बहुत नाराज होंगे। रोशनी जी बेबस नजरों से बेटे को देखने लगी, जो मोबाइल निकालकर किसी को संदेश भेज रहा था, जैसे माहौल से बेखबर हो। फिर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, मेरी बात मान जाओ बेटा, जिद मत करो। तुम्हारे पापा कैसे हैं? मैंने सुना है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। सवाल निकलते ही कमरे का माहौल बदल गया। विशाल के चेहरे के भाव एकदम सख्त से नरम पड़े, जैसे भीतर छिपी चिंता अचानक बाहर आ गई हो। उसकी आंखें भर आईं। पापा अब बिस्तर पर हैं, जिंदगी और मौत के बीच अटके हुए। माँ, वो रोज आपका नाम लेते हैं। उन्होंने अपनी गलती मान ली है। कहते हैं उनसे बहुत अन्याय हुआ। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। बिना आपको देखे, बिना माफी पाए वो जाना नहीं चाहते। विशाल की आवाज भर्रा गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रोशनी जी की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। समिता भी चुप हो गई। उसे भी समझ आ गया कि बात बहुत गंभीर है। पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी, बस एक गलतफहमी ने सब तोड़ दिया था। उसी गलतफहमी में रोशनी जी घर छोड़कर चली आई थी। अब 10 साल बाद सच सामने आया तो वे शर्मिंदा थे और आखिरी सांसें गिन रहे थे। मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा दिल नहीं मानता। रोशनी जी रो पड़ी। विशाल उठकर उनके पास आया, कंधों से पकड़कर उन्हें संभाला। मैं हूं ना, आपके साथ। यकीन दिलाता हूँ, अब आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस एक बार मेरे साथ चलो माँ, आपके बिना हम सब अधूरे हैं। माँ बेटे का यह भावुक दृश्य देखकर समिता का दिल भी पल भर को पिघला, मगर अगले ही पल डर ने जगह ले ली। अगर आंटी चली गई तो वह अकेली पड़ जाएगी। देखिए मिस्टर, इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। आंटी कहीं नहीं जा रही और आपके पापा जी ने जो किया उसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए ना। समिता फिर बोल पड़ी। विशाल ने उसे कड़ी नजरों से देखा। यह हमारे परिवार का मामला है। उसने हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। आप किसी को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। समिता ने भी डटकर जवाब दिया। विशाल ने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं मानोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा जब तक माँ तैयार नहीं होंगी। मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह क्या बदतमीजी है? यह कोई होटल नहीं है। समिता चिल्लाई। यहाँ मेरी माँ रहती हैं, यानी मेरा भी हक है। और तुमने ही तो कहा था कि अंकल घर पर नहीं है, तो जब तक वो नहीं आते मैं यहीं इंतजार करूंगा। विशाल हल्की मुस्कान से उसे चिढ़ाता हुआ बोला। समिता गुस्से से तिलमिला उठी। आंटी, इसे समझाइए। रोशनी जी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। बेटा, जिद छोड़ दो, होटल चले जाओ। जब तुम्हारे अंकल आएंगे तब बात कर लेना। नहीं माँ, मैं आपको नजरों से दूर नहीं कर सकता। मुझे डर है ये लड़की आपको मुझसे दूर कर देगी। उसने समिता की तरफ इशारा किया। समिता तुरंत बोली, मैं किसी को भटकाती नहीं, मैं हिफाजत करती हूँ, समझे आप? कमरे में फिर वही तनातनी भर गई। एक तरफ खून का रिश्ता, दूसरी तरफ निभाया हुआ रिश्ता, और बीच में खड़ी रोशनी जी, जिनका दिल 2 हिस्सों में बंट चुका था। समिता ने उसे घूरा तो वह बिना कुछ कहे बरामदे से निकलकर लॉन की तरफ चला गया। समिता ने राहत की सांस ली कि शायद आखिरकार जा रहा है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। विशाल लॉन में खड़ा फोन पर किसी को निर्देश दे रहा था। थोड़ी ही देर में गेट से एक और गाड़ी अंदर आई, जिसमें से 2 आदमी उतरे और सामान निकालने लगे। यह क्या हो रहा है? समिता भागती हुई बाहर पहुंची। विशाल उन आदमियों के साथ मिलकर लॉन के एक कोने में नया वाटर प्रूफ टेंट लगवा रहा था। साफ दिख रहा था कि यह महंगा कैंपिंग सामान है जो वह साथ लेकर आया था। आप कर क्या रहे हैं? यह हमारा गार्डन है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, समिता चीखी। विशाल ने टेंट का एक खूंटा जमीन में गाड़ा, हाथ झाड़े और आराम से खड़ा हो गया। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
घर के अंदर रहना तुम्हें पसंद नहीं, तो सोचा गार्डन में ही डेरा डाल लेता हूँ। खुली हवा में नींद भी अच्छी आती है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। समिता का मुंह खुला का खुला रह गया। यह आदमी हद दर्जे का जिद्दी था और ऊपर से उनके ही घर के गार्डन पर कब्जा जमा रहा था। समिता ने मुट्ठियां भींच ली। यह लड़ाई अब सच में शुरू हो चुकी थी और वह इतनी आसानी से विशाल को जीतने नहीं देने वाली थी। रात गहरी हो गई, मगर हवेली के लॉन में विशाल की मौजूदगी ने समिता की नींद छीन ली। वह अपने कमरे की खिड़की के पर्दे के पीछे से लगातार लॉन की तरफ देखती रही। उसे डर था कि कहीं आंटी रोशनी जी माँ के दिल से मजबूर होकर उसके पास चली न जाएं और वह चालाक आदमी उन्हें बातों में फंसाकर मना ही ना ले। लॉन में लगा आधुनिक टेंट अब पूरी तरह तैयार था। उसके अंदर से छनकर आती हल्की रोशनी बता रही थी कि वह कितने आराम से वहां बैठा है। खुद को समझता क्या है, हमारे ही घर के गार्डन में कब्जा करके बैठ गया और इत्मीनान देखो इसका। समिता खुद से बड़बड़ा रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। रोशनी जी हाथ में खाने की ट्रे लिए अंदर आईं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी, जैसे दिल दो दिशाओं में खिंच रहा हो। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ वह घर जिसने उन्हें शरण दी थी। समिता बेटा, वो बाहर अकेला और भूखा होगा। मैंने उसके लिए खाना बनाया है, तुम प्लीज नौकरानी के हाथ भिजवा दो। मैं खुद सामने नहीं जाना चाहती, वरना फिर जिद करने लगेगा। रोशनी जी की आवाज में माँ का दर्द साफ था। समिता ने मुड़कर आंटी को देखा, फिर ट्रे की तरफ नजर गई और उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। दुश्मन को समझना है तो उसके इलाके में जाना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं खुद देकर आती हूँ और देखती हूँ नवाब साहब क्या कर रहे हैं। आप आराम कीजिए, उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। उसने ट्रे उनके हाथ से ली और उन्हें बैठा दिया। रोशनी जी ने शुक्रिया भरी नजरों से देखा और बाहर चली गईं। समिता ने दुपट्टा ठीक किया, ट्रे उठाई और नीचे लॉन की ओर बढ़ गई। रात की खामोशी में बर्तनों की हल्की खनक साफ सुनाई दे रही थी। वह टेंट के पास पहुंची। जिप बंद थी। बिना आवाज किए उसने जिप नीचे खींची और अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर वह एक पल को ठिठक गई। बाहर से साधारण दिखने वाला टेंट अंदर से किसी शानदार कमरे जैसा था। जमीन पर नरम गद्दा, एक तरफ छोटा पोर्टेबल एसी, ठंडी हवा चल रही थी। लैपटॉप खुला था और विशाल आराम से आधा लेटा कुछ टाइप कर रहा था। वाह, पूरा राजसी ठाट बसाकर बैठे हैं यहाँ, समिता ने मन ही मन सोचा। उसे अनजाने में वहां का सुकून महसूस हुआ जो उसे खुद पर खीस दिला गया। तभी विशाल ने आहट महसूस कर सिर उठाया। सामने समिता को देखकर उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने लैपटॉप बंद कर साइड में रखा और सीधा बैठ गया। तुम्हें किसने इजाजत दी अंदर आने की? तमीज नहीं सिखाई किसी ने? मिस समिता, उसकी आवाज ठंडी थी मगर भीतर चिंगारी छिपी थी। विशाल की आवाज में तेजी और चुभन साफ थी। उसकी निजी जगह में दखल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। समिता ने ट्रे पास रखी, छोटी फोल्डिंग मेज पर थोड़ी जोर से रखी और तनकर खड़ी हो गई। यह मेरा घर है और मेरा गार्डन। मुझे अपने ही घर में घूमने के लिए किसी मेहमान की इजाजत की जरूरत नहीं है, समझे आप? उसने सीधा जवाब दिया। विशाल ने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। टेंट की छत भले ऊंची थी, लेकिन उसके लंबे कद से जगह तंग लगने लगी। वह कदम बढ़ाकर समिता के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। घर तुम्हारा होगा, लेकिन फिलहाल यह टेंट मेरा है और अपनी जगह पर मैं किसी भी गैर जरूरी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता। खाना रख दिया है तो अब बाहर जाओ। उसने उंगली से बाहर का इशारा किया। उसके लहजे में साफ हुक्म था। समिता को उसका अंदाज चुभ गया। गैर जरूरी इंसान कहा आपने मुझे? शायद भूल रहे हैं कि यह टेंट जिस जमीन पर लगा है वो हमारी है। चाहूं तो अभी माली को बुलवाकर यह सारा सामान उठवाकर बाहर फेंकवा दूं। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा। विशाल के होठों पर हल्की तंज भरी मुस्कान आई। वह एक कदम और करीब आया। समिता को अपनी जगह पर डटे रहने के लिए
खुद को संभालना पड़ा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारी आंटी को यह अच्छा नहीं लगेगा। वो मुझसे नाराज हैं पर मुझसे प्यार भी करती हैं, इसीलिए ड्रामा बंद करो और मेरे टेंट से बाहर जाओ। कहते हुए उसने अचानक उसका बाजू पकड़ लिया। उसकी पकड़ सख्त थी। समिता के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, लेकिन उसने झटके से हाथ छुड़ाया। हाथ मत लगाइए मुझे, तमीज से बात कीजिए, मैं खुद जा रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं आपके उस बंद टेंट में खड़े रहने का। वह मुड़ी, फिर एक पल को रुककर वापस उसकी तरफ देखा। एक बात याद रखिए मिस्टर विशाल, आप यहाँ चाहें जिंदगी भर बैठे रहिए अपना यह शाही टेंट लगाकर, लेकिन मेरी आंटी आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी, इसलिए बेहतर है अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। उसने जानबूझकर उसे चुभाने के लिए कहा और उसकी आंखों में उभरी कड़ी चमक बता रही थी कि बात सीधा दिल पर लगी है। विशाल की आंखों में गुस्से की चमक दौड़ गई। मैं अपनी माँ को लेकर ही जाऊंगा और तब तुम बस देखती रह जाओगी। अब जाओ यहाँ से, उसने कड़क आवाज में कहा। समिता को उसकी झुलझुलाहट देखकर अजीब सा सुकून हुआ। वह हल्की मुस्कान के साथ टेंट से बाहर निकली। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और वह जीत के एहसास में अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। कुछ कदम चली ही थी कि दिमाग में एक ख्याल कौंधा। अगर यह इतना जिद्दी है तो इसकी जिद को ही अपने काम में क्यों ना लाया जाए। आंटी वैसे भी उदास रहती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी शर्त रख दी जाए जिससे सबका भला हो जाए। उसकी आंखों में शरारती चमक उभरी। वह तुरंत पलटी और वापस टेंट की ओर दौड़ी। सुनिए, 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। वह जल्दी में थी, नजर जमीन पर नहीं थी। अंधेरे में टेंट की रस्सी उसे दिखाई नहीं दी। उसका पैर उलझा और वह मुंह के बल गिरने ही वाली थी। उसने आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब चेहरा जमीन से टकराएगा, लेकिन उसी पल 2 मजबूत हाथों ने उसे हवा में थाम लिया। उसका दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से आंखें खोली। वह जमीन पर नहीं बल्कि विशाल के हाथों में थी। शायद उसकी आवाज सुनकर वह बाहर आया था और सही समय पर पकड़ लिया। उसका चेहरा समिता के बहुत करीब था। पल जैसे ठहर गया। चांदनी में उसकी गहरी आंखें समिता की आंखों में देख रही थी। पहली बार वह किसी लड़के के इतने करीब थी, और वही जिससे अभी थोड़ी देर पहले लड़ रही थी। देखकर नहीं चल सकती? अगर मैं ना होता तो अभी तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया होता। उसकी धीमी भारी आवाज ने समिता को होश में लाया। वह जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। विशाल ने भी उसे छोड़ दिया। वो अंधेरा था इसीलिए दिखा नहीं। समिता की आवाज पहली बार लड़खड़ाई। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। विशाल ने उसे देखा जैसे उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो। खैर, वापस क्यों आई हो? कोई नई धमकी बाकी है? उसने हाथ बांधते हुए पूछा। समिता ने खुद को संभाला, गला साफ किया। धमकी देने नहीं आई हूँ, एक सौदा करने आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। विशाल चौंका। मदद? तुम तो चाहती हो मैं खाली हाथ लौट जाऊं? कैसी मदद? समिता ने सीधा देखा। मैं आंटी को तुम्हारे साथ जाने के लिए मना सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। विशाल की आंखों में दिलचस्पी चमकी। कैसी शर्त? समिता ने ठहर कर कहा। तुम आंटी को ले जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मुझे भी साथ लेकर जाओगे। वो अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। समिता की बात सुनकर विशाल को जोर का झटका लगा। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें क्यों लेकर जाऊं? मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? मैं कोई फैमिली ट्रिप पर नहीं आया हूँ जो तुम्हें भी गाड़ी में बिठा लूं। विशाल ने तुरंत इनकार किया और गुस्से से उसे देखा। देख लो मिस्टर विशाल, आंटी तुम्हारी बात नहीं मानेंगी। वो बहुत भावुक हैं, लेकिन मेरी बात कभी नहीं टालती। अगर तुम चाहते हो कि आंटी तुम्हारे साथ जाएं, तो मुझे भी साथ ले जाना पड़ेगा, वरना अपनी माँ को भूल जाओ। समिता ने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा। उसे पता था कि वह विशाल की दुखती रग पर हाथ रख रही है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? किस हैसियत से जाओगी मेरे साथ? लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? विशाल ने उसे हकीकत का आईना दिखाया।
मुझे नहीं पता किस हैसियत से ले जाओगे। जिस भी हक और रिश्ते से ले जाना हो ले जाओ, बस मुझे अपनी आंटी के साथ रहना है। फैसला भी तुम्हारा है। तुम्हें अपनी माँ चाहिए या अपनी जिद? समिता ने ठंडे लेकिन साफ लहजे में कहा। उस लड़की ने उसे अजीब कसम में डाल दिया था। एक तरफ उसकी माँ थी जिसके लिए वह सब कुछ छोड़कर आया था, और दूसरी तरफ यह पागल सी लड़की और उसकी अजीब शर्त। लेकिन विशाल को हर हाल में अपनी माँ चाहिए थी, चाहे उसे कोई भी शर्त क्यों ना माननी पड़े। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम एक अजनबी लड़के के साथ दूसरे शहर जाने की जिद कर रही हो। विशाल का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसे इस लड़की की अक्ल पर रोना आ रहा था जो इतने सुकून से इतनी बड़ी बात कर रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है मिस्टर विशाल, और रही बात सोचने की, तो मैंने सोच लिया है। अपनी शर्त बता दी है, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर माँ चाहिए तो बात मान लो, वरना शौक से अकेले चले जाओ। समिता ने बाजू सीने पर बांध लिए। उसकी आंखों में अजीब सी जिद थी। किस हैसियत से लेकर जाऊं तुम्हें? मेरा तुमसे कौन सा रिश्ता है? और तुम्हारे माँ बाप क्या तुम्हें मेरे साथ भेज देंगे? विशाल उसके करीब आकर बोला। उसकी लाल आंखें बता रही थीं कि वह कितना बेबस महसूस कर रहा है। मुझे नहीं पता किस हैसियत से ले जाओगे, लेकिन ले जाना पड़ेगा, वरना आंटी को भूल जाओ। समिता ने फिर वही ठंडा सा जवाब दिया और उसे देखा। विशाल ने गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा। वक्त उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा था। उसके पास बहस करने का वक्त नहीं था। ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हें साथ ले जाने के लिए, लेकिन याद रखना समिता, यह सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। विशाल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी, जिसे समिता ने हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दिया, और विशाल वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। अगली सुबह हवेली में हड़कंप मचा हुआ था। समिता के माता पिता जो फैमिली फंक्शन से लौटे थे, घर के लॉन में लगा तंबू और अजनबी लोगों को देखकर हैरान रह गए। ड्राइंग रूम में जैसे पंचायत बैठी थी। देखो विशाल बेटा, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, लेकिन रोशनी जी वहाँ वापस नहीं जा सकती। उस घर ने उसे बहुत दुख दिए हैं। हम उसे दोबारा उस आग में नहीं धकेल सकते। समिता की माँ ने गंभीर आवाज में कहा। रोशनी जी सिर झुकाए चुप बैठी थी। आंटी जी, मैं यकीन दिलाता हूँ मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होगी। पापा अपनी लाचारी पर हैं, वो सिर्फ माफी मांगना चाहते हैं। क्या आप लोग इतने कठोर हो सकते हैं? विशाल ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन रोशनी जी टस से मस नहीं हुई। मैं नहीं जा सकती भाई साहब, मेरा दिल इजाजत नहीं देता। विशाल की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। उसने बेबसी से कोने में खड़ी समिता की तरफ देखा, जिसने आंखों के इशारे से उसे भरोसा दिलाया। अब बारी समिता की थी। अचानक कमरे में उसकी सिसकियों की आवाज गूंज उठी। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। पापा, मैं आंटी के बिना कैसे रहूंगी? अगर आंटी नहीं गई तो विशाल के पापा जी चले जाएंगे। प्लीज आंटी। समिता ऐसे रोई कि विशाल भी दंग रह गया। यह लड़की तो कमाल की अदाकारा निकली। समिता बेटा, तुम नहीं समझती। रोशनी जी तड़प उठी। मैं सब समझती हूँ आंटी। अगर आप नहीं गईं तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, और अगर आप चली गईं तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। समिता उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। भाई साहब, मैं समिता के बिना नहीं रह सकती। अगर यह मेरे साथ जाएगी तभी मैं जाने को तैयार हूँ, वरना नहीं। आखिरकार रोशनी जी ने हार मान ली, लेकिन एक शर्त रख दी। विशाल के चेहरे पर जीत की हल्की मुस्कान आई थी कि समिता के पिताजी ने तुरंत आपत्ति कर दी। यह कैसे हो सकता है? समिता जवान लड़की है और विशाल उससे कोई रिश्ता नहीं रखता। मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे भेज दूं? कमरे में सन्नाटा छा गया। विशाल ने गहरी नजर से समिता को देखा, जो उम्मीद भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसे अपनी माँ को साथ ले जाना था, हर हाल में। अंकल जी, इसका एक हल है। अगर आप समिता की शादी मुझसे करा दें तो यह पराया अपना वाला सवाल ही खत्म हो जाएगा। विशाल के इस वाक्य ने जैसे कमरे में बम गिरा दिया। समिता का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा भी नहीं था कि बात शादी तक पहुंच जाएगी।
इतनी जल्दी शादी? उसकी माँ घबराकर बोली, मेरे पास वक्त नहीं है और माँ की खुशी भी इसी में है कि समिता साथ जाए, तो शादी ही एक रास्ता है। प्लीज मना मत कीजिए। विशाल ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में बात खत्म की। बड़ों ने आपस में सलाह की और हालात की गंभीरता देखते हुए हाँ कर दी। 2 दिन बाद शाम को सादगी से शादी कराई गई। समिता लाल जोड़े में सजी दुल्हन बनी बैठी थी, जबकि विशाल सफेद कुर्ता पैजामा पहने शांत खड़ा था। विशाल ने एक गहरी नजर उस पर डाली जो लड़की कल तक उससे बहस कर रही थी, आज उसकी पत्नी बन चुकी थी। शादी के बाद सब लोग विदाई की तैयारियों में लग गए और समिता अपने कमरे में खड़ी जल्दी जल्दी बैग पैक कर रही थी। तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो विशाल दरवाजे से टिके उसे ही देख रहा था। आप अंदर कैसे आए और दरवाजा क्यों बंद किया? उसने घबराकर पास रखा दुपट्टा उठा लिया। विशाल धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि समिता पीछे हटते हुए दीवार से लग गई। अब मुझे तुम्हारे पास आने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं मिसेज समिता, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरे नाम से जुड़ चुकी हो। उसने एक हाथ दीवार पर टिकाया, मगर उसके चेहरे पर सख्ती नहीं, एक अजीब सी नरमी थी। समिता की सांसें तेज चलने लगीं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, आंटी बाहर इंतजार कर रही होंगी। उसने नजरें झुकाकर कहा। दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। जाने दूंगा, बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ तुम्हें अपने साथ, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह यकीन दिलाता हूँ कि अब हम सच में एक हैं। विशाल ने बहुत हल्के से उसकी ठोड़ी उठाई और उसके हाथों को थाम लिया। समिता जैसे सन्न रह गई। तुमने जिद की थी ना मेरे साथ आने की, अब जिंदगी भर मेरा साथ निभाना पड़ेगा, उसने धीमे से कहा, मगर इस बार आवाज में अधिकार से ज्यादा अपनापन था। समिता का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। विशाल हल्का सा मुस्कुराया और पीछे हट गया। तैयार हो जाओ, 10 मिनट में निकलना है। वो उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वह आंटी के साथ इस घर की बहू बनकर आई थी और आगे का सफर आसान नहीं होने वाला था। गाड़ी का इंजन बंद हुआ तो हवेली के विशाल आंगन में अजीब सी खामोशी फैल गई। समिता ने शीशे से बाहर झांका तो सामने एक शानदार इमारत खड़ी थी, लेकिन अपनी सारी शान के बावजूद सूनी और उदास लग रही थी। दीवारों का रंग फीका पड़ चुका था, लॉन के पौधे मुरझाए हुए थे, जैसे बरसों से किसी अपने का इंतजार कर रहे हों। वेलकम होम मम्मा। विशाल ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर हाथ आगे बढ़ाया। रोशनी जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 10 साल पहले वह जिस घर से अपमान सहकर निकली थी, आज उसी घर में उनका बेटा उन्हें सम्मान से वापस ला रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से विशाल का हाथ थामा और नीचे उतरी। सब कुछ कितना बदल गया। विशाल, यहाँ तो जिंदगी की हलचल भी नहीं बची। रोशनी जी की आंखें भर आईं। इस घर की रौनक तो आप थी मम्मा, आप गईं तो जैसे घर की रूह भी चली गई। अब आप लौटी हैं तो देखना, ये दीवारें भी फिर से जी उठेंगी। विशाल ने ढांढस बंधाया और उन्हें सहारा देकर अंदर ले चला। समिता दुपट्टा संभालती उनके पीछे पीछे चल रही थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में विशाल की पत्नी बनकर इस घर में कदम रख रही है। अंदर हॉल में सन्नाटा पसरा था। कुछ नौकर सिर झुकाए खड़े थे। विशाल सीधे ऊपर वाले हिस्से में अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलते ही दवाइयों की तेज गंध ने उनका स्वागत किया। बिस्तर पर एक बेहद कमजोर सूखा सा शरीर लेटा था। रोशनी जी के लिए पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। क्या ये वही बाबूलाल जी थे जिन्हें अपनी ताकत और रौब पर घमंड था? आज वे हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। विशाल की आवाज भर्रा गई। पापा देखिए, मैं किसे वापस लेकर आया हूँ। मैंने अपना कहा पूरा कर दिया। विशाल ने धीरे से अपने पिता बाबूलाल जी के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। धुंधली नजर सामने खड़ी आकृति पर ठहरी तो जैसे उनके निर्जीव से शरीर में बिजली दौड़ गई। रोशनी, मेरी रोशनी। उनके सूखे होंठों से फुसफुसाहट निकली। कांपता हाथ उनकी तरफ बढ़ा। रोशनी जी दरवाजे पर ही ठिठक गईं। बीते सालों की तस्वीरें फिल्म की तरह
आंखों के सामने घूमने लगीं। 10 साल पहले जब उन्होंने बाबूलाल जी को एक दूसरी औरत के साथ हंसते देखा था, उनकी दुनिया बिखर गई थी। शक का बीज इतना गहरा जड़ पकड़ गया कि लाख सफाइयों के बावजूद उन्होंने विश्वास नहीं किया और घर छोड़ दिया। उन्हें लगा था धोखा हुआ है, लेकिन सच में बाबूलाल जी सिर्फ अपनी पुरानी कॉलेज की दोस्त की मदद कर रहे थे। लेकिन दोनों की जिद और अहंकार ने रिश्ते को तोड़ दिया। विशाल इन दोनों के बीच खामोश खड़ा सब देख रहा था। उसके कानों में वो पल गूंज गया जब चाचा ने उसे फोन कर सच्चाई बताई थी। बेटा, तुरंत आ जाओ, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं। आखिरी वक्त में सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी माँ को पुकार रहे हैं। उस दिन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। 15 साल की उम्र में उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया और हमेशा यही बताया गया कि घर में सब ठीक है। उसे क्या पता था कि उसके माता पिता अलग हो चुके हैं। चाचा ने बताया था कि बाबूलाल जी ने सब कुछ चुप रखा ताकि बेटे की पढ़ाई और भविष्य खराब ना हो। लेकिन अब हालात हाथ से निकल चुके थे। माँ, प्लीज, पापा आपको बुला रहे हैं। विशाल की आवाज ने रोशनी जी को वर्तमान में लौटा दिया। वो भारी कदमों से बिस्तर के पास आईं। बाबूलाल जी ने उनका हाथ थामना चाहा, मगर रोशनी जी ने खुद को संभाला। पास रखा पानी का गिलास उठाया और उनके होठों से लगा दिया। पानी पी लीजिए, दवा का समय हो गया है। उनकी आवाज सपाट थी। बाबूलाल जी की आंखों में उम्मीद की चमक धीमी पड़ गई। वो समझ गए कि रोशनी जी वापस तो आई हैं, पर दिल अभी भी दूर है। मुझे माफ कर दो रोशनी, मैंने तुम्हें भी दुख दिया और खुद को भी, उन्होंने टूटी आवाज में कहा। आप आराम कीजिए, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है। रोशनी जी ने तकिया ठीक किया और पीछे हट गईं। वो एक जिम्मेदार पत्नी और माँ का कर्तव्य निभा रही थी, मगर प्रेम करने वाली स्त्री का दिल जैसे कहीं पीछे छूट चुका था। विशाल ने दर्द से अपने माता पिता के बीच खड़ी उस अदृश्य दीवार को देखा। उसने मन ही मन ठाना कि वह उन दूरियों को खत्म करके रहेगा। उसकी नज़र समिता पर गई, जो यह सब हैरानी से देख रही थी। चलो समिता, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। विशाल ने इशारा किया। समिता ने चुपचाप सिर हिलाया और उसके साथ बाहर निकल गई। कॉरिडोर से गुजरते हुए समिता की नज़र खिड़की से बाहर पीछे के आंगन पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह दौड़कर खिड़की के पास पहुंच गई। अरे वाह, यह तो वही है। उसने खुशी से ताली बजाई। नीचे बगीचे के उस पार एक पुराना लेकिन सुंदर सा छोटा सा झूला पार्क बना था। जंग लगे स्लाइड और रंग उड़े हुए झूले, मगर समिता के लिए वह किसी सपनों की जगह से कम नहीं था। यही वो जगह थी जिसके किस्से रोशनी आंटी उसे बचपन में कहानियों की तरह सुनाया करती थी। उस घर में एक परियों जैसा पार्क है जहाँ रंग बिरंगे झूले हैं। उन बातों ने बचपन से ही समिता के मन में उस घर और उन झूलों को देखने की धुन जगा दी थी। सच तो यह था कि उसकी जिद और जिज्ञासा का एक बड़ा कारण यही बचपन का सपना भी था। हालांकि अब हालात उससे कई ज्यादा बड़े हो चुके थे। क्या देख रही हो नीचे? विशाल उसके पीछे आकर बोला। कुछ नहीं, बस बचपन की बातें याद आ गईं। वैसे तुम्हारा घर तुम्हारी पर्सनालिटी जितना रौबदार नहीं है, खासकर वो झूले। समिता मुस्कुरा दी। विशाल ने अजीब नजरों से देखा। तुम वाकई अलग नमूना हो समिता। घर में इतना तनाव है और तुम्हें झूलों की पड़ी है। तनाव आपके दिमाग में है मिस्टर। मेरे लिए तो यह सब किसी एडवेंचर से कम नहीं। उसने कंधे उचका दिए। रात का खाना खत्म हुआ तो समिता ने चुपके से अपना तकिया और कंबल उठाया और धीरे धीरे रोशनी जी के कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसका मन अभी विशाल के साथ एक कमरे में रुकने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी सांस अटक गई। पलटकर देखा, विशाल खड़ा था, सख्त नजरों से उसे देखता हुआ। यह कहाँ जा रही हो मैडम? वो मैं आंटी के पास सोने जा रही हूँ, उन्हें मेरी जरूरत होगी, समिता हकलाते हुए बोली और हाथ छुड़ाने लगी, मगर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। मम्मा को इस वक्त पापा की जरूरत है, किसी और की नहीं। और तुम्हें ये सब ठीक लगता है?
पति पत्नी के बीच दूरी बनाकर रखना। विशाल ने उसे अपनी तरफ किया, लेकिन आवाज में गुस्से से ज्यादा गंभीरता थी। बदतमीजी मत कीजिए, वो बीमार हैं, मैं सिर्फ उनका ध्यान रखने जा रही हूँ, समिता ने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा। दिल अभी भी धड़क रहा था। और वैसे भी मैं आपके कमरे में नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है। समिता के मुंह से आखिर सच निकल ही गया। विशाल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर इस बार उसमें चिढ़ कम और हैरानी ज्यादा थी। मुझसे डर लगता है? तुम तो बड़ी बहादुर बनती थी, अब क्या हुआ? उसने धीमे स्वर में कहा, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, देखो तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर किया जाएगा। यह घर, यह रिश्ता सब नया है, तुम्हारे लिए डर लगना स्वाभाविक है। समिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह उसे पकड़कर खींचने के बजाय बस दरवाजे की तरफ इशारा कर बोला, भाग कर जाने की जरूरत नहीं। मम्मा अभी पापा के साथ रहना चाहती हैं, तुम चाहो तो मेरे कमरे में सो सकती हो और चाहो तो सोफे पर, फैसला तुम्हारा। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद जरूर किया, पर कुंडी नहीं लगाई। समिता अब भी घबराई हुई खड़ी थी। मैं सोफे पर सो जाऊंगी, उसने धीमे से कहा। ठीक है, लेकिन डर के मारे पूरी रात जागती मत रहना। विशाल ने अलमारी से एक एक्स्ट्रा कंबल निकालकर सोफे पर रख दिया। उसका लहजा अब पूरी तरह नरम था। समिता दीवार से लगी खड़ी थी, दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। विशाल कुछ कदम दूर रुक गया ताकि उसे असहज ना लगे। देखो समिता, शादी अचानक हुई है, हम अजनबी से सीधे जीवन साथी बने हैं, समय लगेगा, मैं इंतजार कर सकता हूँ। यह सुनकर समिता की आंखों की घबराहट थोड़ी ढीली पड़ी। वह चुपचाप सोफे पर बैठ गई, कंबल ओढ़ लिया। विशाल बेड के दूसरे किनारे लेट गया और लाइट बंद कर दी। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। अंधेरे में भी समिता को उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, मगर अब डर में पहले जैसी घुटन नहीं थी, बस एक अनजान सफर की बेचैनी थी। उसे समझ आ रहा था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, पर शायद उतना डरावना भी नहीं जितना उसने सोचा था। सुबह की पहली धूप खिड़की से अंदर आई और सीधी सोफे पर सोई समिता के चेहरे पर पड़ी, जैसे एक नई शुरुआत की हल्की सी दस्तक हो। वह करवट लेकर जागी तो एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि वह कहाँ है। दीवारों का रंग, पर्दों का डिजाइन और कमरे के अजनबी माहौल ने उसे घबरा दिया। फिर पिछली रात की सारी घटनाएं यादों की तरह लौट आईं। शादी, सफर, नया घर, नई जिम्मेदारी। समिता ने झटके से अपने बाएं हाथ की उंगली देखी, जिसमें चमकती हीरे की अंगूठी थी। वही अंगूठी जो बता रही थी कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है। इस एहसास के साथ उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने मम्मी पापा की याद सताने लगी। मैंने क्या कर लिया? जिद में फैसला तो कर लिया, पर अब पूरी जिंदगी कैसे निभेगी? वह घुटनों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में गूंज रही थीं। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और विशाल बाहर आया। बालों में पानी की बूंदें गिर रही थी, हाथ में तौलिया था। समिता को रोते देख वह ठिठक गया। वह जल्दी से पास आया और थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। क्या हुआ? सुबह सुबह इतना क्यों रो रही हो? सब ठीक है? उसकी आवाज में सचमुच चिंता थी। समिता ने सिर उठाया, आंखें लाल थीं। मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है, उसने बच्चों की तरह रुंधे गले से कहा और उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। विशाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर वह मजाक नहीं कर रहा था। देखो, अब तुम्हें कोई कैद नहीं कर रहा। दरवाजा खुला है, रास्ते खुले हैं, लेकिन भागकर जाने से डर खत्म नहीं होता। उसने धीरे से कहा, तुम अचानक सब बदलते देख रही हो, इसीलिए घबरा रही हो, यह स्वाभाविक है। समिता उठने लगी, पर वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रास्ता रोका नहीं, बस उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर तुम जाओगी तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बार सोच लो, क्या तुम सच में भागना चाहती हो या सिर्फ इस बदलाव से डर रही हो? समिता चुप रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। विशाल ने बहुत धीरे से उसके हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। पकड़ में सख्ती नहीं थी। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ समिता, तुम्हें वक्त चाहिए, मैं दूंगा। तुम्हें दूरी चाहिए,
वो भी रिश्ता मजबूरी से नहीं, भरोसे से बनता है। उसके शब्दों में इस बार कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई। समिता की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। वह अभी भी उलझन में थी, मगर उसे महसूस हुआ कि डर जितना उसने सोचा था शायद उतना गहरा नहीं। कमरे में सुबह की रोशनी फैल रही थी, जैसे किसी नए सफर की शुरुआत हो रही हो। शायद मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। और सच कहूँ तो समिता, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो, जो बिना चाहे मुझे मिल गया। विशाल ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरी। समिता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतरता गया। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए विशाल, मैं अभी इन सब चीजों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। समिता ने उसका हाथ पकड़कर धीमे से कहा। विशाल ने उसका सिर अपनी ठोड़ी के नीचे टिका लिया। तुम जितना समय लेना चाहो ले लो, मैं तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए कभी मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन एक बात याद रखना समिता, पूरी जिंदगी तुम्हें मेरा बनकर रहना है। विशाल अपनी मोहब्बत बांटना नहीं जानता। उसने उसके सर को प्यार से सहलाया। समिता ने आंखें बंद कर ली और खुद को उसकी सुरक्षा में छोड़ दिया। उसे पहली बार लगा कि यह बंधन शायद उतना बुरा भी नहीं है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हवेली का माहौल भी बदलने लगा। बाबूलाल जी की तबीयत अब पहले से बेहतर रहने लगी, क्योंकि रोशनी जी वापस उनके पास आ गई थी। समिता ने भी घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं और विशाल के साथ उसकी हल्की फुल्की नोकझोंक अब एक प्यारे रिश्ते में बदल रही थी। कुछ दिन बाद विशाल के चाचा और उनका परिवार गांव से लौट आया तो हवेली में फिर रौनक छा गई। घर में हो रहे इन अच्छे बदलावों से सब खुश थे, खासकर समिता। और विशाल की शादी की बात ने सबको हैरान भी किया और खुश भी। उधर बाबूलाल जी के कमरे में एक भावुक पल चल रहा था। बाबूलाल जी तकियों का सहारा लेकर बैठे थे और रोशनी जी उन्हें अपने हाथ से खाना खिला रही थी। बाबूलाल जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रोशनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में मेरे पास हो। मुझे लगा था मैं अकेले ही जिंदगी खत्म कर दूंगा। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। रोशनी जी ने थाली साइड में रखी और हल्की शिकायत भरी नजरों से बोली, अगर आपने यही कोशिश 10 साल पहले की होती, अपने अहंकार को छोड़कर एक बार मुझे लेने आ गए होते, तो हमारे इतने साल यूं दूरियों में ना गुजरते। उनकी आवाज भर्रा गई। बाबूलाल जी ने गहरी सांस ली। मैं मानता हूँ रोशनी, गलती मेरी थी। तुम्हारे जाने से मुझे बहुत चोट लगी थी। मेरा मेल ईगो आड़े आ गया, इसीलिए कदम नहीं बढ़ा सका। लेकिन यकीन मानो, दिल से मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा था और रहूंगा। उन्होंने उनके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। रोशनी जी के दिल का सारा बोझ जैसे उतर गया। प्यार जीत गया और अहंकार हार गया था। उन्होंने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया। अब हमें बीती बातों को भूलकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। समिता और विशाल की शादी तो हो चुकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनका रिसेप्शन पूरे धूमधाम से हो। रोशनी जी ने उत्साह से कहा। बिल्कुल, जैसा तुम चाहो। बाबूलाल जी मुस्कुराए। रोशनी जी ने तुरंत फोन उठाया और समिता के माँ बाप को बुलाने के लिए कॉल कर दी। आप लोग कल ही आ जाइए, हम विशाल और समिता के रिसेप्शन का बड़ा फंक्शन रख रहे हैं। रिसेप्शन की रात हवेली को ऐसे सजाया गया था जैसे कोई दुल्हन खुद सजी हो। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली थी। रोशनी की लड़ियां झिलमिला रही थीं और मेहमानों की चहल पहल से पूरा आंगन गूंज रहा था। समिता पिंक रंग के भारी लहंगे में स्टेज पर बैठी थी। हल्का सा मेकअप, माथे पर सजा टीका और गहनों की चमक उसके चेहरे की मासूमियत को और निखार रही थी। वह सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। विशाल क्रीम रंग की शेरवानी में बेहद सलीकेदार और आकर्षक लग रहा था। मेहमानों से मिलकर जब वह स्टेज पर आया तो समिता के पास बैठ गया। उसकी नजरें कुछ पल के लिए समिता के चेहरे पर टिक गईं। आज तो जान लेने का इरादा है मिसेज जी का, उसने धीरे से उसके कान में कहा। समिता शर्मा गई और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। चुप रहिए, सब लोग देख रहे हैं, उसने हल्के से उसे कोहनी मारी। देखने दो, सबको पता चलना चाहिए।
कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है, और यह रंग सच कहूँ तो तुम इस रंग में नहीं, यह रंग तुम में जच रहा है। विशाल ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। समिता की हथेली हल्की पसीज गई। उसकी नजदीकी उसे हर बार बेचैन भी करती थी और अजीब सा सुकून भी देती थी। आप भी कम नहीं लग रहे मिस्टर विशाल, लड़कियां बार बार मुड़कर देख रही हैं आपको, समिता ने हल्की जलन छिपाते हुए कहा। विशाल हंस पड़ा। देखने दो, लेकिन यह हाथ जिस हाथ में है वही मेरी असली मंजिल है, बाकी सब सिर्फ देखने वाले हैं। उसने उसके हाथ को हल्के से दबाया। कार्यक्रम खत्म होने पर जब सब विदा होने लगे तो समिता का दिल तेज धड़कने लगा। वह पहले से इस घर में थी, पर आज की रात अलग थी। आज वह पूरी तरह दुल्हन बनकर अपने पति के कमरे की ओर जा रही थी। विशाल उसे धीरे से कमरे तक लेकर आया। कमरे को गुलाब की पंखुड़ियों और हल्की खुशबू वाली मोमबत्तियों से सजाया गया था। माहौल शांत और कोमल था। विशाल ने दरवाजा बंद किया। कुंडी लगने की हल्की सी आवाज सुनते ही समिता का दिल जैसे एक पल को रुक गया और उसकी उंगलियां अनजाने में दुपट्टे के किनारे को कसकर पकड़ लीं। वह बिस्तर के किनारे सिमटकर बैठ गई। विशाल धीरे धीरे कदम रखते हुए उसके पास आया। समिता के सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्यों काँप रही हो समिता? मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, उसने बहुत नरमी से उसके ठंडे पड़े हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मुझे नहीं पता विशाल, बस दिल में अजीब सा डर है, समिता ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा। विशाल मुस्कुराया। यह डर नहीं है, यह नए रिश्ते की घबराहट है। और याद है, मैंने तुम्हें पूरा समय देने को कहा था, आज भी वही है, कोई जल्दी नहीं है। विशाल की आंखों में स्नेह और सम्मान साफ झलक रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो समिता, इतनी कि मन करता है तुम्हें हर बुरी नजर से बचाकर रखूं। उसने बहुत हल्के से उसके गाल को छुआ। समिता की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, विशाल ने उसके पास झुककर फुसफुसाया। समिता ने धीमे से उसके कंधे पर सिर रख दिया। मैं भी, उसने मुश्किल से कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब घबराहट कम और भरोसा ज्यादा था। विशाल ने उसे अपने गले से लगा लिया। कमरे में खामोशी थी। बाहर चांदनी खिड़की से अंदर उतर रही थी और दो लोग जो अब तक हालात से लड़ते आए थे, पहली बार सुकून से एक दूसरे के करीब बैठे थे। वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। बातों, मुस्कुराहटों और भरोसे के छोटे छोटे लम्हों में रात गहराती गई। बहुत देर बाद समिता विशाल के कंधे पर सिर रख के चैन से सो गई। विशाल जाग रहा था, उसके चेहरे को देख रहा था। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा। उसका परिवार फिर से जुड़ रहा था। घर में रौनक लौट आई थी और उसे जीवन साथी के रूप में सच्चा साथ मिल गया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, बल्कि उसके जीवन के नए, शांत और खुशियों भरे जीवन की शुरुआत थी, जहां जिद, दूरियां और दर्द पीछे छूट चुके थे और भरोसा, अपनापन और प्रेम आगे उनका इंतजार कर रहे थे। जीवन साथी का वो रिश्ता जिसमें दो लोग बिना प्रेम जुड़ गए हैं, लेकिन वो उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो उसका सबसे सही रास्ता यही है कि वो अपने रिश्ते को वक्त दें, एक दूसरे को जाने समझें, अपने साथी का दिल जीतने की कोशिश करें। अच्छे व्यवहार और वफादारी से दिल जीते जा सकते हैं। मोहब्बत पनप सकती है। बेइज्जती और रूखेपन से रिश्ते खराब हो सकते हैं। बिना एक दूसरे को जाने समझे जल्दबाजी करने से चीजें उलझ सकती हैं। जो रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें अपने घमंड की वजह से खराब ना करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य से भी बनाई गई है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।